द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं जहां से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है जो पिछले सालों में पूछे गए, यानी ये एक कंप्लीट वीडियो है और इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार सीबीएसई ने अपने एग्जाम में पूछा है, तो ये आप सभी को कवर करके चलना है कि शॉक थेरेपी क्या है। तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है और शॉक थेरेपी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग हुए देशों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रभाव के अंतर्गत समाजवादी अर्थव्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संक्रमण को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहा जाता है। और शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ भी होता है, वो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सीबीएसई ने इन्हें क्वेश्चंस को बार बार अपने एग्ज़ाम में अपने प्रश्न पत्रों में से रिपीट किया है। सर दर साल ये क्वेश्चन लगातार आते रहे, लगातार पूछे गए। इन सभी क्वेश्चंस को आपको कवर कर लेना है, इससे बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। शॉक थेरेपी के दो परिणाम क्या हैं, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इससे क्या होता है कि रूस सहित संघ के अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई और रूसी मुद्रा रूबल का नाटकीय रूप से अवमूल्यन हो गया, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ने लगी और लोगों की जमा पूंजी भी लुट गई। इसी प्रकार से आसियान शैली क्या है, ठीक है, आसियान शैली क्या है। तो आसियान शैली से एक ऐसी शैली से है जिसे वह देश जो उपनिवेशीकरण के कारण आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का शिकार हुए और उन्हें अनेक राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा और वह अपना एक संगठन बनाकर एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना, इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र शामिल थे। इसे आसियान शैली कहा जाता है। सीबीएसई ने इसे 2012 में, 2014 में, 18 में इस क्वेश्चन को पूछा है। 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ रूस द्वारा वर्ष 2006 तक वीटो का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो सोवियत संघ 2006 तक जो है 122 बार जो है रूस 122 बार वीटो का प्रयोग कर चुका, अब इससे भी ज़्यादा हो चुका है। सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रमुख कारण 2 नंबर में पूछ सकता है और ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ सकता है। मस्ट डू क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सोवियत संघ के विघटन के कारण और सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए, ये मस्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से सोवियत प्रणाली जो है, सोवियत प्रणाली की 2 विशेषताएं, ये 2 नंबर में भी और 6 नंबर में भी से आपको देखने को मिल सकता है। तो इन क्वेश्चन को आपको कवर करके चलना है एग्जाम के लिए, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के समय किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। तो वो 2 गणराज्य जहाँ पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुआ है, चेचन्या और ताजिकिस्तान, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी गिरावट सेल क्या है। तो विश्व की सबसे बड़ी गिरावट सेल यहाँ देख सकते हैं कि रूसी मुद्रा में गिरावट के कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई और रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण ढांचा जो है नष्ट हो गया। ताजिकिस्तान में कितने साल तक गृह युद्ध चला। तो ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक चलता रहा और ये युद्ध जो है 2001 में समाप्त हुआ। और सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा किए गए 2 सुधार कौन कौन से हैं। तो एक पेरेस्ट्रोइका जिसका नाम पुनर्रचना और दूसरा ग्लानास्ट, इसका था खुलेपन की नीति, ठीक। तो ये सभी क्वेश्चन इसके बाद देख सकते हैं। शॉक थेरेपी के 4 परिणाम, किन्हीं 2 परिणाम, शॉक थेरेपी के 4 परिणाम 2 परिणाम, यहाँ से क्वेश्चन बार बार सीबीएसई ने रिपीट किया अपने एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आपको कवर करके चलना है। इन सभी क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ साथ इसका कंप्लीट पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको फ्री पीडीएफ जो है आपको प्रदान कर दी जाएगी, जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन ला कर सकते हैं। तो यह सोवियत संघ के देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या रहे हैं। तो ये लगातार क्वेश्चन को सीबीएसई ने बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो ये मस्ट डू क्वेश्चन है, इसे आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कवर करनी है।
सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणाम क्या रहे, 6 प्रणीतियाँ क्या रहे, 6 परिणाम कौन कौन से, 6 नंबर में भी आ सकता है और ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6, 2, 4 नंबर में सवाल जो है यहाँ से बार बार पूछे गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको कवर करके चलना है। बार बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, आप यहाँ पर इस कवर देख सकते हैं, हर बार क्वेश्चन को रिपीट किया है सीबीएसई ने यहाँ पर। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है उसका परीक्षण कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 4 कारणों को वर्णन कीजिए, या सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम के लिए कवर करनी है। सोवियत प्रणाली विशेषताएं, ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपको कवर कर चलना है। सोवियत के 3 सकारात्मक और 3 नकारात्मक विशेषता क्या है। सोवियत संघ की जो है सकारात्मक विशेषताएं और नकारात्मक विशेषताएं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कवर कर चलनी। इसी प्रकार से इस चैप्टर से 1 वर्ड जो क्वेश्चन पूछा था, सत्ता के 2 वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं। यूरोपीय संघ आसियान 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की इस योजना के तहत की गई, तो यह मार्शल योजना के तहत। और यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब होती है, तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना 1957 में। यूरोपीय संघ मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारों का क्या अर्थ है, तो 12 सदस्य राज्यों के प्रतीक। आसियान का पूर्ण नाम पूछा गया है। ठीक है, तो मॉस्ट्रिक संधि क्या है, सार्क के किन्हीं 2 सदस्यों के नाम लिखिए ना, 6 देशों के नाम लिखेंगे पूरे। मॉस्ट्रिक संधि का क्या अर्थ है, तो मॉस्ट्रिक संधि का अर्थ उस संधि से है जिसके द्वारा 7 फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। फिर आप देख सकते हैं कि 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन गठन किया गया, तो 1992 में जो है यूरोपीय संघ नामक क्षेत्रीय संगठन गठन हुआ था। तो ये चीज़ें आपसे यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग दिया, तो है मार्शल योजना 1948। तो ये जो है 1 वर्ड वाले क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर में 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकेंड चैप्टर जो है आपका। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया रेखांकित कीजिए। यूरोपीय संघ के झंडे में दर्शाए गए सोने के रंग के 12 सितारों के घेरे का क्या महत्व है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके एग्जाम के लिए चलना है। इसी प्रकार से आसियान की स्थापना क्यों की गई, बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। आसियान के झंडे के प्रतीक चिन्ह लोगों को क्या दर्शाता है। आसियान आर्थिक समुदाय के 4 मुख्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए, 4 उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, आसियान की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे, क्वेश्चन बार बार सीबीएसई ने रिपीट किया है। इस क्वेश्चन को 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आसियान की स्थापना के पीछे के क्या उद्देश्य रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको कवर करके चलना है। इन सभी क्वेश्चन को आगे लेकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर करके चलना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका की व्याख्या कीजिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, इसे आपको कवर करके चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने राजनीतिक संगठन के रूप क्यों ले लिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद 1948 के बाद से शुरू हुई चीन की नई आर्थिक नीतियों की व्याख्या कीजिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथवा में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। ये जो है 6 नंबर में यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ये चीन की नई आर्थिक नीति की व्याख्या। इसी प्रकार से यूरोपीय संघ को आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्रों में एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन क्यों समझा जाता है। आप देख सकते हैं कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो ये आपको कवर करके चलना है। सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को रिपीट किया है अपने एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चंस आपको कवर करके एग्ज़ाम के लिए चलना ही चलना है। ठीक है, यूरोपीय संघ के अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 नंबर वाले क्वेश्चन ये, और ये 4 में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है, ये 2 नंबर में और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसियान की स्वतंत्र दृष्टि की व्याख्या कीजिए। और अगला है कि यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें जो है
एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं? तो शांति व समृद्धि की स्थापना, अमेरिकी वर्चस्व की चुनौती, आर्थिक विकास, राजनीति व कूटनीतिक शक्ति। इसी प्रकार से आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ कौन से हैं? ये मस्ट डू क्वेश्चन है। तो आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको कवर करके चल लेनी है पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कोई 2 कारण लिखिए है नहीं। इस प्रकार से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान में अभी तक लोकतंत्र स्थायी रूप से स्थापित क्यों नहीं पाया, इसके पीछे का क्या कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा, इसे आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार देखिए अगला है कि पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र को स्थापित करने की असफलता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए, अथवा कोई 3 कारण बताइए जिनके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र सरकार नहीं बन सकी अभी तक। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बार बार क्वेश्चन यहाँ से सीबीएसई ने पूछे हैं। तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है पेपर के लिए। भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और संघर्ष के किन्हीं 2 मुद्दों को उजागर कीजिए। तो भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली 100% आएगा, अथवा में भी पूछा जा सकता है। तो हमने अपने प्रयास में उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया है जहाँ से सीबीएसई एनी हाउ क्वेश्चन पूछेगी, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप हमारे इस प्रयास को सराह सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इतना तो आप कर ही सकते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1950 में। विश्व व्यापार संगठन का कोई एक कार्य लिखिए। पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या? यूनेप, ये इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब और क्यों हुई? IMF का क्या पूरा रूप है? संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? एक नीदरलैंड। तो इस प्रकार से जो है MCQ टाइप से क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जा सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? कवर करके चलना है, ठीक है। MCQ टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कवर करके एग्जाम के लिए जानी ही जानी है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस हैं, जो पुर्तगाल के राष्ट्रपति रह चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त और क्यों? अथवा सुरक्षा परिषद के केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है? तो ये क्वेश्चन जो रिपीटेड बार बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसे आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने अपने एग्जाम में पूछा। पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो हर साल इस क्वेश्चन को पूछा गया, हर साल इस क्वेश्चन को पूछा गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्ट डू क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। तो इसे आपको कवर करके चलना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर कवर करना है, इसे छोड़ना नहीं है। इस सिंगल वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन को शामिल किया है, हर एक क्वेश्चन आपको रिपीट कर लेना है। इस वीडियो से बाहर, इन क्वेश्चन सीरीज़ के बाहर मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर इससे बाहर आ गए तो आप जो मुझे सज़ा देना चाहेंगे मैं उसे कबूल करूँगा, बट आपको एक कंप्लीट वीडियो देख लेनी है, इससे बाहर नहीं आएगा। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये चीज़ें आपको करना है। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसे आपको कवर करके चलना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में उत्तर के दीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको कवर करनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगठनात्मक ढांचे और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। सुरक्षा परिषद जो संगठनात्मक ढांचा है उसके बारे में क्वेश्चन जो पूछा गया, बार बार रिपीट किया गया है। अगला है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है? मस्ट डू क्वेश्चन है। वैश्वीकरण क्या है? इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 4 नंबर के चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके सांस्कृतिक प्रभाव से पूछ सकता है, आर्थिक प्रभाव से, राजनीतिक प्रभाव से, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके एग्जाम के पॉइंट के लिए जाना ही जाना है, ठीक है। वैश्वीकरण के 2 लाभों का वर्णन कीजिए।
वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए, क्या यह एक बहुआयामी अवधारणा है? अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। इसी प्रकार देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के किन 3 लाभों की व्याख्या उदाहरण देकर कीजिए। वो आर्थिक लाभ है, राजनीतिक लाभ है, सांस्कृतिक लाभ है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे आप कवर कर लेना है आपको, फिर यहाँ पर दिया गया है इसके नकारात्मक प्रभाव। इसी प्रकार से देख सकते हैं वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन 2 रूपों को सूचीबद्ध कीजिए। वैश्वीकरण विरोध में कोई 4 कारण बताइए। तो विरोध क्यों किया जाता है, इसके नकारात्मक परिणाम क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन क्वेश्चंस को आपको कवर कर लेना है। यहाँ से जो है 4 नंबर में सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वैश्वीकरण के कारण क्या रहे, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, और वैश्वीकरण के किन्हीं 3 कारणों को उजागर कीजिए। तो वैश्वीकरण के कारण क्या है, संचार तकनीकी में प्रगति, क्रांति, पूंजी और वस्तु की आवाजाही, किसी एक घटना के विश्व के सभी लोगों पर प्रभाव, ठीक है। और वैश्वीकरण के कारण जो है विकासशील देशों की राज्य क्रियाओं की भूमिका बढ़ी या घटी, एक वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, और ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार अपना योगदान दिया है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को आपको कवर करके चलना है। फिर इसके बाद देखिए वैश्वीकरण के जो है सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिणाम क्या क्या रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी सीबीएसई ने हर बार रिपीट किया है, तो सीबीएसई ने इसे अपना फेवरेट क्वेश्चन माना है, बार बार इस चैप्टर से क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये आप कवर कर लेंगे तो ये आपके इस चैप्टर से 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको कवर करके एग्जाम के लिए चलनी है। इसके वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम क्या रहे हैं, वैश्वीकरण आर्थिक परिणाम क्या रहे, सामाजिक परिणाम क्या रहे हैं। इसी प्रकार देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो 1972 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कब कहाँ हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ। इसी प्रकार से देखिए क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब किस देश में हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 में जापान में हुआ। भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया, तो 2001 में। क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देशों के प्रतिनिधि भाग लिए, 150 देशों ने भाग लिया। वैश्विक साझा संपदा से क्या अभिप्राय है, तो वैश्विक साझी संपदा किसी संप्रभु राज्य का हिस्सा नहीं होता और उस पर किसी एक राज्य का नियंत्रण भी नहीं होता है। वैश्विक साझी संपदा में क्या सम्मिलित किया जाता है, धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को जो वैश्विक साझी जो है विरासत पर माना जाता है। साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका से क्या अभिप्राय है, और हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। मस्ट डू क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया सीबीएसई ने, तो इस क्वेश्चन को आपको कवर करके चलना है, ठीक है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसकी सुरक्षा के 2 उपाय बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझी संपदा संसाधन से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या महत्व है, ठीक है। ये संधियाँ जो है जहाँ जहाँ से की गई हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संबंधी पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत जो है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। एनपीटी का पूरा नाम क्या है, निशस्त्रीकरण क्या है, विश्व तापमान से क्या आप समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा, तो इसमें डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा। पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसे आपको कवर करना ही करना है, पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा। इसी प्रकार से पारंपरिक सुरक्षा नीति के एक तत्व के रूप में गठबंधन बनाने से क्या अभिप्राय है और इसके क्या लाभ हैं, अथवा पारंपरिक सुरक्षा नीति के एक तत्व के रूप में गठबंधन बनाने से क्या अभिप्राय से होने वाले लाभ भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। फिर बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है, इस प्रकार की सुरक्षा की किन्हीं 2 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो बाहरी सुरक्षा शक्ति संतुलन, गठजोड़ और प्रतिगत गठजोड़। सुरक्षा के अपरंपरागत खतरे के नए स्रोतों के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधित महामारियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको कवर करके चलना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन जो आपको कवर करने ही करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ऐसे किन्हीं 3 चुनौतीपूर्ण वैश्विक मुद्दों का वर्णन कीजिए जिन्हें प्रत्येक देश द्वारा सामूहिक रूप से कार्य किए बिना हल नहीं किया जा सकता। तो है वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसको बिना सामूहिक प्रयास के हल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वैश्विक समस्या है।
वैश्विक निर्धनता से क्या अभिप्राय है, और वैश्विक स्तर पर गरीबों और अमीरों के बीच खाई को कम करने के लिए कोई 2 तरीके बताइए। तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। अगर देखिए कि भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ, तो भारत में समाजवादी दल का गठन सन 1948 में हुआ। भागवधू से चीर प्रतिष्ठित भेंट टिस विद डेस्टिनी नामक शीर्षक भाषण कब किसने दिया, तो पंडित नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है देशी रियासतों के शासकों को भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पत्र को कहते हैं। तो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से किया आ सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया, तो 1956 में। उन्नीस में गठित राज्य पुनर्गठन के आयोग के परिणामों का वर्णन कीजिए। इधर देखिए कि स्वतंत्रता के समय भारत के समझ राष्ट्र निर्माण संबंधी किन्हीं 3 चुनौतियों को व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र कायम करना, समरूप विकास। 1947 में भारत के विभाजन के किन्हीं 2 कारणों का आकलन कीजिए और इस विभाजन के 4 परिणाम की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। बार बार इस क्वेश्चन को सीबीएसई ने बार बार अपने प्रश्न पत्र में से रिपीट किया है, तो इस क्वेश्चन को आपको कवर करके ही चलना है, ठीक है ना। उसके बाद भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के एकीकरण में या देशी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की क्या भूमिका है, ये 4 नंबर में, 2 नंबर में और 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जिसे आपको कवर करके चलना है। कांग्रेस को लोकसभा के प्रथम एवं द्वितीय आम चुनाव में कितनी सीटें प्राप्त हुई, 364, और दूसरे आम चुनाव में 371। तो ये 1 वर्ड वाले जो है MCQ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, मिलान करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके MCQ में आ सकते हैं। भारतीय जनसंघ का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किस विद्वान ने कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन के नाम से संबोधित किया, वह है पामार, ठीक है। और किस विद्वान ने कांग्रेस तुलना सराज की, वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलने हैं। भारत के चुनाव आयोग के सामने पहले आम चुनाव करवाने से पूर्व आई किन्हीं 4 समस्या की व्याख्या कीजिए। भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए और उन कारकों की पहचान करो जिन्होंने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को बनाए रखने में अपना योगदान दिया। तो कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण, और भारत में एक दलीय प्रभुत्व बाकी विश्व के एक दलीय प्रभुत्व किस प्रकार से भिन्न है, तो ये क्वेश्चन जो 4 नंबर में और 6 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। मस्ट डू क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। भारत में कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व है वो अन्य देशों में एकल पार्टी से किस प्रकार भिन्नता स्पष्ट कीजिए। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में बनी रही, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में और कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन के रूप में। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के विचार ग्रहण किया गया था किससे, फिर बॉम्बे प्लान से, सोवियत खेमे के अनुदानों से। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है। बॉम्बे प्लान क्या था, नीति आयोग की स्थापना कब की गई, योजना की स्थापना कब की गई, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन लोकप्रिय था, वर्गीज कुरियन। पीसी महालनोबिस कौन था। केरल योजना किस तरह से केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित थी।
जैसे भारत की परमाणु नीति, शिमला समझौता क्या था, इस पर हस्ताक्षर करने वाला नाम लिखिए। शिमला समझौता से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत ने एक परमाणु शक्ति बनाने का निर्णय क्यों लिया, और भारत चीन युद्ध ने प्रतिपक्ष को भी किस प्रकार प्रभावित किया। फिर आपका है पंचशील समझौता से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के मुख्य कारण क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीबीएसई ने इन क्वेश्चंस को रिपीट किया है, बार बार इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो इन क्वेश्चंस को आपको कवर करके चलना ही चलना है, ठीक है। उन्नीस में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण रहे, और 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ये सारे जो है 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 नंबर में, 2 नंबर में। भारत में संघ सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देने वाले घटनाओं का परीक्षण कीजिए। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संघ सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष का जन्म देने वाली घटनाएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलना एग्जाम के लिए। किन्हीं 4 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई, अथवा 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषणा क्यों की गई। इस प्रकार क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए आपातकाल के परिणाम क्या रहे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के परिणाम, आपातकाल के कारण से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलने, इसके क्या परिणाम रहे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। उन्नीस सौ 75 के आपातकाल ने किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपातकाल के सबक क्या रहे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 1975 में लगाया गया आपातकाल से सीखे किन्हीं 3 पाठों की व्याख्या कीजिए, अथवा 1975 में लागू किया गया आपातकाल सीखे किन्हीं 2 सबकों या 3 सबकों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आपको कवर करके चलना है, ठीक है। आपातकाल के कारण, आपातकाल के परिणाम। अगला है गठबंधन का युग 1989 में केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ और अब तक जारी है, वर्णन करो। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गठबंधन 1989 में शुरू हुआ था। भारत में गठबंधन की राजनीति का एक लंबा दौर कब और क्यों प्रारंभ हुआ। उन्नीस सौ बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं, इन मुद्दों से राजनीतिक दलों को के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1989 के कठिन मुकाबले और अनेक संघर्ष के बावजूद मुख्य दलों के बीच एक सहमति उभरती जान पड़ रही थी। इस सहमति की 3 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ऐसी 5 बड़ी घटनाओं का विश्लेषण करें जिन्होंने 1980 के दशक में भारतीय राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला। तो कांग्रेसवाद का अंत, राजनीतिक में मंडल मुद्दों का उदय, नए आर्थिक सुधार, धार्मिक संगठनों का उदय और कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए बार बार रिपीट किया गया है कि 2004 के लोकसभा चुनाव के पश्चात अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच उभरती सहमति की किन्हीं 3 तत्वों की व्याख्या कीजिए, अथवा ऐसे किन्हीं 3 मुद्दों को उजागर कीजिए जिनके संबंध में भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति बनी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार सीबीएसई ने अपने एग्जाम में रिपीट किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कवर कर जाना है। तो किस किस पर सहमति बनी है, नई आर्थिक नीति पर, पिछले जातियों को पर्याप्त आरक्षण, प्रांतीय दलों की भूमिका और कार्यसिद्धि पर जोर।
दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद की बात। 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन, सुशासन। वर्तमान सरकार द्वारा सुशासन के अंतर्गत अपनाई गई नीतियाँ, कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी बढ़ाओ देश बढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना, इस तरह के कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा चलाए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है 1 वर्ड वाला MCQ में इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आपको कवर करके चलना है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है, कब की गई, इसका प्रस्ताव कब पारित किया गया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हत्या क्यों की गई, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, जुलाई 1985 में राजीव गांधी और लोंगोवाल समझौते का मुख्य परिणाम क्या था, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और उनकी पूर्ति लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है और इस विचार से मिलने वाली किन्हीं 3 शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। असम आंदोलन जो है सांस्कृतिक गौरव आर्थिक पिछलेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि किन्हीं 3 तर्कों द्वारा कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पुर्तगालियों से स्वतंत्र होने से लेकर भारत संघ का एक राज्य बनने तक की गोवा की कहानी जो है 4 नंबर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है ये। इसके बाद देखिए आप आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था, इसे आपको कवर करके चलना है, ठीक है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ठीक। फिर इसके बाद अलगाववादी आंदोलन क्या होता है, नागालैंड, मिज़ोरम, इन क्वेश्चन को आपको कवर करके चलना है। तो ये हमने कंप्लीट पैकेज आपको दिया है। ये 1 शॉर्ट वीडियो मैंने पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 दोनों बुक कवर कर लिए हैं और उन सभी क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल कर लिया जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने एंड तक देख लिया है तो आप डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस में 80 में 80 नंबर लाने के जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।